कुछ काम दिया था पहले लास्ट क्लास में? क्या बोला मैम? लास्ट क्लास में कुछ दिया था मैंने? नहीं मैम। नहीं, बहुत कुछ दिया था, बड़ी जल्दी मना कर दिया। आपने जो भी दिया था वो नोट से कर लिया। नोट से कर लिया, खुद से नहीं हो पाया? मतलब खुद से ही किया, पर अच्छा, देख लिया, नोट से मिला लिया। ठीक है। समझ में आ गया लास्ट लेक्चर का सबको सब कुछ? यस मैम। चलो आज हम कंजुगेट एलिमेंट्स या कंजुगेसी क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। और शाम को इंटीग्रल पढ़ेंगे, आगे डबल इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे आज। तो शुरू करते हैं। मैम एक डाउट है। मैम Q4 में हम्म ऑल पॉसिबल सब ग्रुप जब निकाले तो मैम 1 2 4 8 इन चारों ही ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा। हम्म 1 ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की और 8 ऑर्डर की तो निकल गया, लेकिन 4 ऑर्डर की जो सब ग्रुप मिलेगा ये साइक्लिक होगा। ये क्यों होगा साइक्लिक? क्योंकि इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मतलब इसके पास दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं? 2 ऑर्डर के तो एक ही एलिमेंट है, तो जब दो ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है, -1। वन और -1, तो बाकी दो एलिमेंट्स क्या रखोगे यहाँ पे? फोर ऑर्डर के ही रखने पड़ेंगे ना। अगर दो ऑर्डर के और कोई एलिमेंट्स हाँ। होते तो हम रख देते। तो जब है ही अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा, साइक्लिक तो ही नॉन बनेगा। नॉन साइक्लिक कैसे बन सकता है? ठीक है। ठीक है मैम, समझ में आया। ठीक है। आगे बात करते हैं आज की बात। तो क्या हो गया? कंजुगेट एलिमेंट्स। ठीक है, कंजुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर कोई ग्रुप है, उसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स हैं मान लो, तो उन एलिमेंट्स को कंजुगेट कब बोला जाएगा? कंजुगेट का सिंबल ये है। ठीक है। अगर कोई एक्स एग्जिस्ट कर जाए इन ए और बी के बीच में, मतलब इन ए और बी के लिए, सच दैट बी को एक्स ए एक्स इनवर्स लिखा जा सके, या फिर अगर आप ऐसा लिखोगे बी को, तो आप ए को कैसा लिखोगे? एक्स इनवर्स ए एक्स, है ना? सॉरी, एक्स इनवर्स बी एक्स। ठीक है। ये कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए जिसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे उसका, सिमिलर मैट्रिक्स की तरह। हाँ, सिमिलर मैट्रिक्स की तरह। वो भी कंजुगेट एलिमेंट्स होती हैं, कंजुगेसी क्लास के अंदर आती हैं वो भी। ठीक है, वो इसी का पर्टिकुलर केस है। तो ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएं, पर यहाँ पर तो हर एलिमेंट इन्वर्टिबल ही होता है, इसलिए। तो अगर कोई भी ग्रुप का ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए जिसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और उसके मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे वो एलिमेंट और राइट हैंड साइड पे उसका इन्वर्स, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकती थी एक्स इनवर्स का इनवर्स। अब ठीक है, यहाँ से समझ में आता है हमें कि ए इज कंजुगेट टू बी इज कंजुगेट टू ए, मतलब बात एक ही है। बी इज कंजुगेट टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज कंजुगेट टू बी, ये दोनों बातें इफ एंड ओनली इफ की है। ठीक है। तो क्या है ये, कैसा रिलेशन है कंजुगेसी? कंजुगेसी इज एन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। और ट्रांजिटिव कैसे होगा, ये काम है आपका चेक करना। रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और
और ट्रांजिटिव भी होगा, ये तो मैं बता ही रही हूँ। ट्रांजिटिव कैसे होगा वो आपको देखना है। ये तीनों रिलेशंस को ये फॉलो करता है, तो इसका मतलब कंजुगेसी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। और जो भी कोई भी रिलेशन अगर इक्विवेलेंस होता है तो वो रिलेशन क्या करता है, किसी सेट को पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, डजेंट मैटर कैसे पार्ट्स कर रहा है, और उन पार्ट्स को क्या बोला जाता है, क्लासेस बोला जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये स्कूल है, स्कूल के अंदर क्लासेस किस बेस पे डिवाइड होती हैं, किस बेस या किस रिलेशन के बेस पे डिफाइन होती हैं। किसी भी स्कूल के बिल्डिंग के अंदर आप जाते हो, स्टैंडर्ड क्लासेस देखते हो, किस बेस पे डिफाइन होती है, बच्चे कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं। बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वो उनका बैकग्राउंड, वो 7th में था पहले तो अब 8th में आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि रिलेशन वहाँ पे क्या है कि बच्चा कौन सी क्लास में है तो उसको उसी क्लास में डाल दिया जाएगा, तो उनको इक्विवेलेंस क्लासेस बोला जाएगा, ठीक है। मतलब वहाँ से रिलेट कर सकते हो। स्कूल यहाँ पे एक सेट का काम कर रहा है जिसके अंदर कुछ क्लासेस हैं, और मतलब स्कूल के एलिमेंट्स यहाँ पे बच्चे हैं और बच्चों को हमने क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर आपको पता करना है किसी स्कूल में रोहन कौन सी क्लास में पढ़ता है, मतलब कौन सी बिल्डिंग में मिलेगा, वो स्पेसिफिकली आपको पता करना है कि वो कहाँ पे, कौन सी बिल्डिंग में, कौन से रूम में मिलेगा, तो आप पता कर सकते हो। आपको बस ये पता करना है कि उसकी क्लास कौन सी है, स्टैंडर्ड कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, ये सब चीज़ें पता करके आप उस तक पहुँच सकते हो। अदरवाइज हज़ारों बच्चों के स्कूल में हम कैसे पहुँचेंगे रोहन तक, ठीक है। थोड़ी सी उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। तो ये हम क्लासेस क्यों बनाएंगे, कैसे करेंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्लासेस का काफ़ी अच्छा यूज़ है, इसलिए हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। एक दूसरे के रिलेटिव भी बोला जा सकता है इस टाइप के एलिमेंट्स को। तो कोई अगर एक ही क्लास बनाना चाहे, मतलब रोहन की क्लास, जब आप बोलते हो रोहन की क्लास तो आप उससे क्या समझते हो कि रोहन की क्लास में जितने भी बच्चे हैं उसके, उनका सेट बना लेते हो आप, वो हो जाती है रोहन की क्लास। इसको बोलेंगे 8th क्लास, ए स्टैंडर्ड, जो भी आप बोलते हो जैसे भी, ठीक है। इसी तरह अब हम यहाँ काम करेंगे, कंजुगेट क्लास बनाएंगे ग्रुप के एलिमेंट्स की। तो कोई एक एलिमेंट पकड़ेंगे रोहन जैसा, इस एलिमेंट की क्लास बनाएंगे, इस एलिमेंट की क्लास देखेंगे कि इस एलिमेंट की क्लास में कौन कौन से बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्लास ऑफ ए से डिनोट किया जाएगा और इसकी डेफिनेशन है कुछ इस तरीके से, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द टाइप वाई इनवर्स ए वाई, या आप ऐसे भी लिख सकते हो वाई ए वाई इनवर्स, डजेंट मैटर, सच दैट वाई बिलोंग्स टू ग्रुप। ए तो एलिमेंट था ही ग्रुप का, सेम ग्रुप में ही काम चल रहा है, ए भी उसी एलिमेंट ग्रुप का एलिमेंट है और वाई भी उसी एलिमेंट का ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो इस टाइप के एलिमेंट्स की कलेक्शन में जब हम लेंगे तो क्या बन जाएगी, वो क्लास ऑफ ए बन जाएगी। क्योंकि अभी हमने कहा था कि अगर ए और बी रिलेटेड है तो बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स ए एक्स इनवर्स, तो ये बस वो बी वाले बच्चे ही हैं इधर जो हमने इस सेट में डाल दिए हैं, ठीक है। इनवर्स कहीं से भी आगे पीछे लिखा जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जानते हो कि अगर यहाँ पे इनवर्स से डिनोट किया गया है तो ये जो बैक वाला एलिमेंट है ये इसका इनवर्स ही है, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। अच्छा, अगर कोई ग्रुप एबिलियन हुआ तो सोच के देखो, इफ जी इज एबिलियन तो उसकी क्लास में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, मतलब क्लास ऑफ ए में, क्लास ऑफ ए में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, सारे एलिमेंट्स आएंगे किस टाइप के, एक्स ए एक्स इनवर्स टाइप के, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप। या आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो एबिलियन प्रॉपर्टी यूज करके, मैम सिर्फ ए ही आएगा। फिर यही आएगा। क्यों लग रहा है ऐसा, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। आप एक्स से एक्स इनवर्स को क्या लिख सकते हो, ए एक्स एक्स इनवर्स, और ये तो ए ही बन जाएगा। तो उसका मतलब कोई भी एक्स डाल लो इधर, ये ए ही आना है, ठीक है। और इस एक्स से क्या मतलब होता है, इस एक्स से क्या मतलब होता है,
इस डेफिनेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? जब मैं कंजुगेसी की डेफिनेशन बताती हूँ तो हर एक एलिमेंट उठा उठा के आपको यहाँ पे लगा के देखना होता है। जैसे कि मान लो ग्रुप के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, A1 A2 टू सो ऑन A5। तो अगर आप क्लास ऑफ A2 बना रहे हो तो कैसे बनाओगे? सारे एलिमेंट्स उठाओगे और A2 के इधर 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 उनका इन्वर्स रख के देखोगे, A1 A1 इन्वर्स। ठीक है, A2 इन्वर्स भी करोगे, ठीक है, वो तो A2 ही आ जाएगा। मतलब एक एलिमेंट खुद की क्लास में आता है ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो एक एलिमेंट खुद की क्लास में तो आएगा ही, खुद से तो रिलेटेड होता ही है। तो यहाँ पे आप A3 A2 इन्वर्स रखोगे। कहने का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स पुट करके देखे जाएंगे बारी बारी से, ठीक है, और जो नए एलिमेंट्स निकल के आएंगे वो इसकी क्लास में हो जाएंगे। बस सिंपल सी बात है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो अब ये ग्रुप एबिलियन है तो ये हो जाएगा AX इनवर्स विच इज़ इक्वल टू A। तो क्लास ऑफ A हो जाएगा, सिंगलटन सेट। तो अगर ग्रुप एबिलियन है तो क्या होगा? क्लास ऑफ A में सिर्फ वही एलिमेंट आएगा, मतलब वो अकेला बैठा होगा अपनी क्लास में गुस्सा होके। ठीक है, बढ़े आगे। यस मैम। अगर ग्रुप एबिलियन है और उसका ऑर्डर n है तो उसके अंदर कंजुगेट क्लासेस कितनी होंगी? जितना ग्रुप का ऑर्डर है उतनी ही हो जाएंगी। कंजुगेट ये नहीं क्लासेस, होगा। हाँ, कंजुगेट क्लासेस क्या होती है? जैसे हम ये क्लास ऑफ A बनाते हैं ना, तो A की क्लास बनेगी एक। जैसे ग्रुप के एलिमेंट्स लेती हूँ मैं, सपोज हमने ले लिया K4 E A B A B। तो क्लास ऑफ E बनाओगे उसमें सिर्फ E आएगा। क्लास ऑफ, मैम इसमें कम्यूटेटिविटी का क्या यूज है? मतलब अगर कम्यूटेटिव ना हुआ तो भी तो ए नहीं आएगा क्लास। नहीं, अगर ग्रुप कम्यूटेटिव नहीं हुआ तो अभी मैं S3 का एग्जांपल बताऊंगी, पर उससे पहले जनरली देख लो। अगर ग्रुप कम्यूटेटिव नहीं हुआ तो इस, मान लो एक ही क्लास में हम निकाल रहे हैं तो एक ही क्लास में A और B आ सकते हैं, ठीक है। तो A की क्लास और B की क्लास एक ही सेट माना जाएगा। तो ये एक सेट हो गया। और फिर एक और सेट आप निकालोगे, मान लो क्लास ऑफ E निकाला, वो मान लो E आ गया। फिर आपने क्लास ऑफ AB निकाला, वो मान लो AB ही आ गया। तो 3 क्लास बनी ना, 4 तो नहीं बनी अगर ग्रुप कम्यूटेटिव नहीं होगा तो। मतलब एटमोस्ट 4 बनेगा। एटमोस्ट 4 बना सकता है किसी भी केस में, लेकिन एबिलियन होगा तो एग्जैक्टली 4 बनाएगा, यानी एग्जैक्टली n बनेगी। तो अपनी क्लास में वो खुद ही एलिमेंट है, इसकी क्लास अलग है। मान लो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है, ये सेकंड स्टैंडर्ड है, और ये थर्ड स्टैंडर्ड हो गया। क्लास ऑफ B मैम ये फोर्थ स्टैंडर्ड हो गया। मैम क्लास ऑफ ए और क्लास ऑफ बी कब इक्वल होगा? क्लास ऑफ ए और क्लास ऑफ बी तब इक्वल होगा, मेरे कहने का मतलब ये था, वो तो मैं एग्जांपल से समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। जब एक ही क्लास में ए भी आएगा, खुद तो आएगा ही एलिमेंट अपनी क्लास में। क्यों आएगा? क्योंकि ए को रिफ्लेक्सिव ऐसे लिख रिलेशन। सकते हो ना आप, ए इनवर्स। किसी भी एलिमेंट ए को आप ऐसे लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? ए इनवर्स करके लिख सकते हो, ये तो ए ही होता है। तो अपनी क्लास में वो एलिमेंट खुद तो आता ही है, और मान लो साथ में उसके बी भी आ गया, तो अब बी की क्लास क्या बनेगी? बी खुद तो आएगा ही, और बी ए की क्लास में है तो ए बी की क्लास में भी तो होगा बाय सिमेट्रिक रिलेशन। ये चीज़ कह रही हूँ मैं, इनकी क्लास सेम होंगी। ठीक है, अभी एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात मैम, हम्म मैम ए कॉन्जुगेट टू बी मतलब ए इज इक्वल टू एक्स ए बी, ए इज इक्वल टू एक्स बी एक्स इनवर्स। बी तो इज ये एक मतलब एक एक्स मिलने से ही होगा या सारे एक्स के लिए ये होल्ड करना होगा? नहीं, कोई एक्स एग्जिस्ट करे, शुरुआत में डेफिनेशन बताया कि अच्छा बी अच्छा। और ए रिलेटेड कब होंगे? जब कोई एक्स एग्जिस्ट करे सच दैट उसको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखा जा सके। बी को ए की टर्म्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके, कोई ना कोई ठीक है एक्स मैम। एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये अबिलियन ग्रुप की बात हो गई। अब मैं एक और बात अगर आपसे पूछूं कि अगर कोई सेंटर का एलिमेंट है, लेट एक्स बिलोंग्स टू सेंटर, सेंटर ऑफ जी, और जी का ऑर्डर n है, तो क्लास ऑफ x में कितने एलिमेंट्स आएंगे? कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे?
एक क्लास ऑफ एक्स वैसे डिफाइन कैसे करते हैं हम, यूजुअली कैसे डिफाइन की जाती है, जी एक्स जी इनवर्स सच दैट जी बिलोंग्स टू जी। पहले हर चीज़ लिख के देख लिया करो, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो समझने में। तो क्या आप यहाँ से निकाल सकते हो कुछ स्पेसिफिक, या वो ग्रुप पे डिपेंड करेगा, ऐसे कुछ जनरल नहीं बता सकती मैं, या ग्रुप डिपेंडेंट है ये प्रॉपर्टी? मैम मैम एक्स बिलोंग्स टू जेड जी, इसका मतलब जी के सारे एलिमेंट के साथ एक्स को मेट करेगा, तो इधर इस जी के साथ भी तो मेट करेगा। मतलब मैम यही मिलेगा मतलब, आपको ये कह रहे हो है ना? यस मैम। एक्स ही तो आएगा क्लास ऑफ एक्स में, सिर्फ और सिर्फ एक्स आएगा। अगर सेंटर का एलिमेंट लिया तो क्लास ऑफ एक्स में सिर्फ और सिर्फ एक्स आएगा। ये बतानी चाह रही थी मैं आपको, ठीक है? और किसी की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? यस मैम। ठीक है, आ रहा है सबको समझ? यस मैम। और किसको किसको चाहिए बोलो, वो भी आवाज एक बार पिजन मैम करके दे देगा। एकता की नहीं आई, एकता की बता निकाल दो। यस मैम। चलो आगे देखते हैं। अब आती है मेन बात, जो मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स इसमें कराऊंगी नहीं, लेकिन S3 का मैं बता देती हूँ। चलो, बाकी इतने एग्जांपल आपको करने की ज़रूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपके हाथ में। अब ये क्यों होगा इसकी बात तो बाद में होगी। 132 इसके अंदर सिर्फ 3 क्लासेस होती हैं, नॉन अबिलियन ग्रुप है ना। अबिलियन होता तो इसके अंदर उतनी क्लासेस हो जाती जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसकी जब हम इस एलिमेंट की क्लास निकालते हैं, इस एलिमेंट की क्लास में केवल यही आता है, इसकी क्लास में यही आता है। अच्छा एक और बात बताओ, क्लास ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगी? ये आ जाएगी एक्स ई एक्स इनवर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। तो ये क्या आ आइडेंटिटी जाएगी? आ जाएगी। ही आ जाएगी। ही आइडेंटिटी आएगी। क्लास में वैसे भी सिर्फ आइडेंटिटी ही आता है, तो इसकी क्लास में केवल यही आएगा। सिंपल सी, आइडेंटिटी तो हमेशा ही सेंटर में होता है, तो करेगा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। देखो अब 1-2 की क्लास निकालते हो, 1-3 की क्लास निकालते हो, 2-3 की क्लास निकालते हो, इसके अंदर ये मतलब इन तीनों की क्लास सेम होती है, और ये तीनों एक दूसरे की क्लास में। इसको आप क्लास 2 नाम दे सकते हो, सेकंड स्टैंडर्ड। ये तीनों एक क्लास में आते हैं। जैसे क्लास ऑफ 1-2 अगर आप निकालोगे तो 1-2 1-3 2-3 ये आएगा, और ये दोनों एक क्लास में है। और आगे जाके आप ये पढ़ोगे, ये जो पार्टीशन करते हैं ना हम किसी सेट का, जैसे 3+1 4, 3+1 2+2 2+1+1, इस टाइप की साइकिल्स एक क्लास में आती है। 3+1 टाइप की साइकिल एक क्लास में आती है, 2+2 टाइप की साइकिल एक क्लास में आती है। ये साइकिल ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन टाइप मैटर करती है। 2+1+1 अलग टाइप है और 2+2 अलग टाइप है, दोनों अलग टाइप्स हैं, लेकिन ऑर्डर सेम है, और इनकी क्लासेस अलग अलग होती हैं। इसको आप 1 नाम दे सकते हो, इसको 2 नाम दे सकते हो, इसको 3 नाम दे सकते हो, इसको 4 नाम दे सकते हो। मतलब जितने पार्टीशन होंगे उस सेट में, सिमेट्रिक ग्रुप में, S4 है ना, उतनी नंबर ऑफ क्लासेस बन जाएंगी। जैसे S4 के पास 5 पार्टीशन होते हैं, तो इसमें 5 अलग अलग क्लासेस होती हैं, ठीक है? जब क्लास इक्वेशन कराई जाएगी तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप ये चेक कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 1-2 की क्लास में 1-3 2-3 ये सब आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हो। 1-3 इनवर्स 1-2 और 2-3 आप करके 1-3। देखो, 1-3 करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ से हल्का सा आइडिया देना था आपको, मेन बात पे जंप करते हैं। अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है, देखो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ग्रुप का यूज होता है। क्वेश्चन ग्रुप इस टाइप का होता है, G mod H। यहाँ पे ये H जो है G का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। बस ये थोड़ी सी बात है आपको याद रखनी। इसके बाद मैं वही कंसेप्ट कराने वाली हूँ, पर ये जो सेंट्रलाइजर मैंने कराया ना, उसके लिए
क्लास इक्वेशन करना थोड़ा सा ज़रूरी था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं सेंटर के बारे में और सेंट्रलाइज़र के बारे में, इसलिए मैंने क्लास इक्वेशन कराया बाद। ठीक है, वैसे तो अगर क्वेश्चन ग्रुप पहले हो जाता तो आपको ये चीज़ें आ जाती, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन ग्रुप अभी इसके बाद ही होगा जस्ट। तो जी मॉड एच क्या होता है, क्वेश्चन ग्रुप कहा जाता है। इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, जैसे क्वेश्चन स्पेस के एलिमेंट्स होते थे एच ए एच बी टाइप के होते हैं, जहाँ पे ये ए और बी कहाँ से बिलोंग करते हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं बस सिर्फ ये नोटेशन यूज़ करूँगी, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए बोल दूँ, या फिर नॉर्मलाइजर क्या होता था याद है, ऑर्डर ऑफ मैम सेंट्रलाइजर। सेंट्रलाइजर। सेंट्रलाइजर नॉर्मलाइजर दोनों एक ही बातें हैं, मैंने उस दिन बताया था कि दोनों एक बातें हैं, मैं कभी भी कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ। ज़्यादातर क्लास इक्वेशन में कहीं आपको मिलेगा तो एन ए लिखा मिलेगा। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ें समझ सकते हो, मैंने दोनों चीज़ें लिख दी हैं। तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप होता है जी का, क्या क्लास ऑफ ए जी का सब ग्रुप होता है? नो मैम, क्लास ऑफ पे नहीं होता मैम। ठीक है, नीड नॉट बी। एग्जाम्पल मैम आपने S3 में ही कराया वो। S3 में ही कराया। देखो यहाँ पे अभी आपने देखा कि इसकी क्लास में तो ये एलिमेंट्स आते हैं, आइडेंटिटी तो आता ही नहीं है, नॉन आइडेंटिटी की क्लास में कभी आइडेंटिटी आता ही नहीं। आइडेंटिटी अपनी क्लास में होता है, वो सबसे सेपरेट रहता है। ठीक है, वो कोई दोस्त नहीं बनाता, ये कह सकते हो आप। ये तो सब ग्रुप होता है जी का, एन ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, आपने पढ़ा हुआ था, सब ग्रुप का ये लेस देन इक्वल टू जैसा साइन होता है। ठीक है, जी अपना है और ये इधर ये सब ग्रुप है। लेकिन क्लास ऑफ ए की खास बात ये होती है कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए अगर सब ग्रुप है तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए का ऑर्डर जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्लास ऑफ ए का जब आप ऑर्डर निकालोगे तो ये भी तो डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को। ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रुप का ऑर्डर है या नीचे कोई ना कोई डिवाइजर पड़ा है, तो क्लास ऑफ ए का ऑर्डर क्या आएगा, कोई ना कोई डिवाइजर आएगा ग्रुप का। तो एक रिजल्ट हाँ बनता है मैम। कि ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए, भले ये सब ग्रुप नहीं है पर ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और जब मैं ऐसा बोलती हूँ तो समझ ही जाओ। ठीक है, तो इसको हम थ्रू आउट आगे यूज़ करेंगे। और इसमें एक और चीज़ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द कंजुगेट इज द इंडेक्स ऑफ द नंबर। हाँ ठीक है, बस ये रिजल्ट आपको मेन याद रखना है, उसके साथ ये नीचे वाली चीज़, ये क्लास ऑफ ए का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो ये दो चीज़ें हमें समझनी थी। मैम हम्म, ये दोबारा से बताना, ये कैसे लिखा कि क्लास का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा? देखो यहाँ पे हम, जैसे कि मैं कोई ग्रुप का ऑर्डर लेती हूँ 16, ठीक है, उसमें कोई सब ग्रुप ले लो आप, लेट्स से कि 16 नहीं 18 ले लो, कोई सब ग्रुप ले लो, कितने ऑर्डर का लें, 9 ऑर्डर का सब ग्रुप ले लो। ठीक है, मैम जैसे ऐसे नहीं हो सकता, कैसे? जैसे जो एन ए है वो हाँ एन ए, लेफ्ट साइड में ले जाके उसको, इसका मतलब एन ए है, एन ए का ऑर्डर तो जी को डिवाइड करता है, फिर ये जरूरी तो नहीं कि क्लास ऑफ ए का ऑर्डर भी उसको डिवाइड करे। इक्वेशन बना के सोल्व करके देखे तो कम हो गई लेकिन ठीक है, समझ गई। देखो एन ए का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ग्रुप का ऑर्डर, लेट्स से एन ए का ऑर्डर कुछ मान लो ना, ऑर्डर ऑफ एन ए क्या मान लें, के मान लेते हैं, तो ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा, के इंटू सम इंटीजर एम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए क्या निकल के आएगा, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, के एम बाय के। ठीक है, ये के एम निकल के आएगा। ठीक है, क्या एम डिवाइड नहीं करता ग्रुप के ऑर्डर को, ग्रुप का ऑर्डर के एम है, क्या एम के एम को डिवाइड नहीं करता? करेगा मैम। तो इसी बात का यूज़ करके मैंने बोला था। ठीक है।
ठीक है, आप ग्रुप का ऑर्डर ले रहे हो, नीचे उसका डिवाइजर ले रहे हो, तो ये जो कंप्लीट ऑर्डर बनेगा इधर लेफ्ट साइड में आएगा जो डिवाइड करके, वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, यस मैम। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक और क्लास इक्वेशन की तरफ। ये तो चलो एक ऑर्डर वाली बात हो गई, ऑर्डर वाला फॉर्मूला हो गया, लेकिन क्लास इक्वेशन कैसे निकालेंगे उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है, पूरी बात ही लिख देती हूँ मैं, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, और उसके अंदर डिस्टिंक्ट क्लासेस ले लेते हैं, CA1 CA2 एंड सो ऑन, CAN CAK, डिस्टिंक्ट क्लासेस ली। डिस्टिंक्ट का मतलब एक बार बार रिपीट नहीं करनी। जैसे अभी मैंने S3 का एग्जांपल लिया था, इसके अंदर डिस्टिंक्ट क्लासेस क्या होंगी। अब क्लास ऑफ 1-2 अगर आप लिख दो और क्लास ऑफ 1-3 आप लिख दो, तो ये दोनों तो सेम है, क्लास ऑफ 1-2 और क्लास ऑफ 1-3 तो सेम है, तो कोई एक को ही लिखा जाएगा, रिपीट नहीं किया जाएगा, ये मतलब है डिस्टिंक्ट का। ठीक है, तो आप या तो इसको कंसिडर करो या इसको कंसिडर करो। तो इसके अंदर डिस्टिंक्ट क्लासेस कितनी है, वैसे तो हर एलिमेंट की अपनी क्लास है, हर स्टूडेंट की अपनी क्लास है ना। कोई स्कूल है, उसके अंदर 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1000 बच्चों की अपनी अपनी क्लास है। वो कह रहा है मैं 8th में पढ़ता हूँ, कह रहा है मैं 7th में पढ़ता हूँ, दूसरा कह रहा है मैं 8th में पढ़ता हूँ। तो ऐसे तो 1000 क्लासेस हैं उसके अंदर, 1000 क्लासेस तक पढ़ाया जाता है स्कूल में, पर इतनी विद्या थोड़ी दे रहा है स्कूल। स्कूल तो 10th या 12th तक ही रहेगा। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट क्लासेस देखी जाती है, हर स्टूडेंट के हिसाब से क्लासेस नहीं देखी जाएंगी, क्लास के हिसाब से स्टूडेंट देखे जाएंगे। तो डिस्टिंक्ट क्लासेस का मतलब है ये जो क्लासेस हैं ये स्टूडेंट को सारे कवर कर लें, यानी ग्रुप के एलिमेंट्स को कवर कर लें, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर ऐसी डिस्टिंक्ट क्लासेस हम लेते हैं, देन जी को लिखा जा सकता है इन सभी क्लासेस की यूनियन में। बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, लिखा जा सकता है। आपने सारे बच्चे कवर कर लिए, तो ये जो स्कूल की पॉपुलेशन है जी, उसको क्लास ऑफ ए की यूनियन में लिखा जा सकता है। मतलब सभी बच्चों का यूनियन कर दिया जाए, अलग अलग क्लासेस का यूनियन कर दिया जाए उठा के स्कूल में से, तो आपके स्कूल के सारे बच्चे निकल आएंगे। ठीक है, तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। अब यहाँ से क्या होता है, क्लास ऑफ ए का ऑर्डर आपको पता है क्या होता है। क्लास ऑफ ए का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ जी बाय एन ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, जी है ये। अब अगर हम दोनों ऑर्डर्स देखें, अगर जी ये है तो दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा। ठीक है ना, उधर यूनियन है और वो डिस्टिंक्ट थी, क्लासेस डिस्टिंक्ट थी। डिस्टिंक्ट मतलब उनका इंटरसेक्शन 5 था, इसलिए यूनियन डायरेक्ट समेशन में चेंज हो गया। जब इंटरसेक्शन 5 होता है तो यूनियन डायरेक्ट समेशन में चेंज हो जाता है। तो मैम ये यूनियन सॉल्यूशन वाला नहीं समझ में आया। A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस B N of N of A union B. N of A यूनियन B इज इक्वल टू N of A प्लस N of B माइनस N of A इंटरसेक्शन B होता है ना। यहाँ पे आपने डिस्टिंक्ट बोल दिया ना, क्लासेस की इंटरसेक्शन 5 होगी। ऐसा तो है नहीं कि इस क्लास का एक एलिमेंट उठ के, मतलब एक रोहन बच्चा था, एक सोहन बच्चा था, ये 8th क्लास का था, ये 7th क्लास का था। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये रोहन 8th क्लास में भी पढ़ रहा हो एक टाइम पे, सोहन के साथ 7th क्लास में भी पढ़ रहा हो, ऐसा तो नहीं है। रोहन या तो 8th में होगा या 7th में होगा। तो रोहन एक टाइम पे एक ही सेट में ओके मैम। पढ़ेगा। कभी भी इंटरसेक्शन लूंगी मैं दो क्लासेस का, 8th क्लास के बच्चों का और 7th क्लास के बच्चों का, दैट विल ऑलवेज बी 5, क्योंकि एक बच्चा एक ही क्लास में पढ़ सकता है, दूसरी क्लास में वो जंप करेगा तो टीचर पिटाई करेगा उसकी। तो इंटरसेक्शन इस केस में 5 है, क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट क्लासेस ली थी। अब वो बात अलग है कि आप 8th क्लास को 2 बार ले लेते तो फिर आप कहते नहीं इंटरसेक्शन 5 नहीं है, पर हमने वो केस को हटा ही दिया है, वैसा हम ले ही नहीं रहे हैं। मैम इंटरसेक्शन 5 है ना। आपने क्लास ऑफ ए को ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए कैसे लिख लिया? अभी बताया था ना ऊपर, उस वैसे लिख लिया ये। वहाँ तो ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए था ना।
क्लास ऑफ ए था, तो पहले ऑर्डर लगा दो। मैम फिर तो ऑर्डर ऑफ जी भी होगा। नहीं नहीं, ऑर्डर लगेगा पहले, ऑर्डर ही लगेगा पहले, बात तो ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, चलो एक स्टेप मिस हो गया बीच में, तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों तरफ ऑर्डर लगेगा, तो समेशन ए बिलोंग्स टू जी ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए। अब ठीक है, और ये हाँ यूनियन भी से ठीक है। डायरेक्ट समेशन कैसे चेंज हो गया, यूनियन से डायरेक्ट समेशन ऐसे चेंज हो गया कि भाई इंटरसेक्शन तो एम्प्टी था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, समेशन ए बिलोंग्स टू जी ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एन ए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो एक चीज, ऑर्डर ऑफ जी, अब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस समेशन को, इस सम को, ए बिलोंग्स टू जेड जी, ठीक है, प्लस समेशन ए डज नॉट बिलोंग टू जेड जी। ऐसा ही होगा, या तो एलिमेंट सेंटर का होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लिख लो ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एन ए, या मैं डायरेक्टली इसकी बजाय डायरेक्ट यही लिख देती हूँ ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए, क्योंकि ये क्लास ऑफ ए से ही तो आया था, क्लास ऑफ ए की बजाय मैंने ये लिखा था और फिर मैं वापस क्लास ऑफ ए लिख रही हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एन ए। अब इस केस में क्लास के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं, एक क्लास में एक एलिमेंट आता है अगर सेंटर का एलिमेंट लिया जाए तो, है कि नहीं। यस मैम। तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 ऐसे होगा, कितने टाइम्स होगा, ऑर्डर ऑफ जेड जी टाइम्स होगा ना, जितने सेंटर में एलिमेंट्स होंगे हर एक एलिमेंट के लिए एक एक ऑर्डर आएगा क्लास का, ठीक है। बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं, यस मैम। यस मैम। ठीक है। ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन ए नॉट बिलोंगिंग टू जेड जी, ये लिखने का हमारा तरीका है, इससे हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन पता चलता है, आगे जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आप वैसे भी छोड़ सकते थे ऊपर जैसे था, लेकिन इससे थोड़ा सा, मैम ऑर्डर ऑफ जेड जी कैसे लिखा? ये कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, 1 जितने टाइम्स ऐड हो रहा है उसी को लिखा मैंने, अच्छा अच्छा जी, ओ हाँ हाँ ठीक है। तो ये बन गया ठीक है। हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, जिसको हम आगे क्लास इक्वेशन निकालने में भी यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर यही ग्रुप अबिलियन हो जाता तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या हो जाता, ये वाला तो समेशन ऑर्डर ऑफ जेड जी। ये तो पक्की बात है जीरो ही हो जाता, क्योंकि ए नॉट बिलोंगिंग टू जेड जी, ऐसा तो कोई ए ही नहीं है, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए तो मतलब ये पूरा तो जीरो ही होना था, तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी हो जाता उस केस में, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो इसके साथ साथ। अब अगर मैं कहूँ कि इसकी क्लास इक्वेशन बता दो, क्लास इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, पहली बात तो ये, जैसे कि Z2 क्रॉस Z4 कोई ग्रुप है, क्लास इक्वेशन निकालनी है हमें इसकी, क्लास इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, इसको लिखने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, पहले तो ग्रुप एबिलियन है, तो उस केस में मान लो एक एलिमेंट लेते हैं यहाँ से, देखो तरीका क्या होगा लिखने का, यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। अब ये नहीं है कि डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटर लिख देंगे, वैसे क्लास ऑफ लिखने का तरीका सबसे बेटर तरीका यही होता है, ये ऊपर वाला, मतलब लिखूंगी मैं ऊपर वाले तरीके से, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एन ए, ये जो मैंने 1 + 1 + 1 करके लिखा था ना, इस तरीके से, यानी कि क्लास इक्वेशन अगर किसी भी अबिलियन ग्रुप की निकालनी है, किसी भी ग्रुप की निकालनी है, मान लो उसके सेंटर का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर 5 है, ग्रुप का ऑर्डर 4 है, और उसके सेंटर नहीं 4 ऑर्डर नहीं, ग्रुप का ऑर्डर 6 है, और मान लो ऑर्डर ऑफ सेंटर, वैसे ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आपको जल्दी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 1 ही ले लेते हैं, हाँ ठीक है, ये ठीक है। ग्रुप का ऑर्डर 6 है और सेंटर का ऑर्डर 1 है, तो क्लास इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, 1 प्लस, मान लो ग्रुप का ऑर्डर, यहाँ सेंटर का ऑर्डर 2 होता, लेट्स से कि अगर सेंटर का ऑर्डर 2 होता तो ऐसे लिखा जाता 1 + 1, ठीक है। 2 को 1 + 1 करके लिखते हैं, मैंने कहा रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से की जाएगी, ये जो ऊपर वाली है, ठीक है। करने का तरीका सही यही होता है कि हम लिखने का तरीका बस बना दिया गया है कि उसको 2 लिखने की बजाय, सीधे 2 लिखने की बजाय 1 + 1 ब्रेक करके लिखा जाएगा, बस ये ध्यान रखना, तो जब मैं बनाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। हाँ, तो आगे के एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे? आगे का कोई भी रैंडम एलिमेंट आप उठाओगे और उसकी क्लास का ऑर्डर लिख दोगे, मतलब ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एन ए लिख दोगे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। मैं करके दिखाती हूँ तब आपको समझ में आएगा। मतलब सेंटर के लिए आपको ये फॉलो करना है कि सेंटर जितना ऑर्डर का है उतनी बार आपको 1 ऐड कर करके लिखना है, ठीक है। जैसे Z2 क्रॉस Z4 ये तो एबिलियन ही है, इसकी क्लास इक्वेशन क्या बनेगी? इसके सारे एलिमेंट सेंटर में आते हैं तो इसकी क्लास इक्वेशन बनेगी जितने इसमें एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? 8 तो 8 को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे क्लास इक्वेशन बनती है, ग्रुप का ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + 1। 1 हमें उतने टाइम्स लिखना होता है जितने टाइम्स सेंटर के एलिमेंट्स हैं, जितने सेंटर के एलिमेंट्स। तो ये कितनी बार आ जाएगा? 8 टाइम्स। तो ये इसकी क्लास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। मैम इसमें क्लास इक्वेशन क्यों कहा जाता है इसको? क्लास इक्वेशन क्यों? मतलब ये तो हम बचपन से जानते हैं कि 8 = 1 + 1, तो इसको ये तो एबिलियन ग्रुप के लिए हुआ ना, ये मैं गिनती नहीं सिखा रही हूँ आपको, ये ग्रुप थ्योरी सिखा रही हूँ। 8 को 1 + 1 + 1 लिखोगे, कई बार आपको 8 को ये भी लिखना पड़ेगा। जैसे Q4 की क्लास इक्वेशन निकालोगे तो उसमें 1 + 2 + 3 + 6 कुछ ऐसे करके करना पड़ेगा। ये समझा रही हूँ मैं 8 को। ये तो तभी लिखा जाएगा जब ग्रुप एबिलियन है, समझ रहे हो? जैसे इसके सेंटर में 2 एलिमेंट्स आते हैं। Q4 का मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। खैर मैं नोट एक अच्छे से करके दिखाओ मैम, मेरे समझ में नहीं आ रहा। इसको नोट करो पहले, ये नोट्स में नहीं है Q4 का। नॉन एबिलियन ग्रुप के लिए आपको समझ में आएगा, तभी नॉन एबिलियन का मैंने एग्जांपल लिया। Q4 की क्लास इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहले तो क्लासेस की वो निकालनी पड़ेगी ना हमें, ठीक है। तो निकालते हैं, चलो। तो क्लास ऑफ 1 क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी है तो 1 ही हो जाएगा। आप लोग मेरे को बताओगे क्लास ऑफ -1 में क्या आएगा? जल्दी जल्दी। -1 में तो क्या आ जाएगा? -1 तो सेंटर है, वो तो आसानी से बता सकते हो। -1 सेंटर में है ना। -1 -1 ही आएगा। क्लास ऑफ I निकालना है अब हमें। जैसे तो क्लास ऑफ I में आ जाएंगे एलिमेंट्स 1, I तो आ ही जाएगा, ठीक है। I मैम इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है या कर करके देखना पड़ेगा? ट्रिक ही है। अब आपने इतना इंसिस्ट किया तो मैं करके देख, मुझे तो बड़ी दिक्कत होती है ऐसे निकाल के देखने में। मैं तो शॉर्ट ट्रिक से ही करूँगी प्रेफर करना, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मैंने इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आते आपके एग्जाम में, मतलब जो कंप्लीट है पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए नहीं दी थी। शॉर्ट ट्रिक से आपको समझ में आ जाएगा। अब आप लोगों ने कहा कि निकाल के दिखाओ, इसलिए मैं निकाल के दिखा रही थी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आते क्लास इक्वेशन के आपके एग्जाम में। जो इसमें साइड के कंसेप्ट्स हैं वो यूज होते हैं क्लास इक्वेशन के। जैसे कि हाँ, S3 की लिखवाती हूँ। S3 की क्लास इक्वेशन पता है ना, S3 का डायरेक्ट निकल आएगा I 1 2 1 3 2 3। इससे आपको समझ में आएगा 1 2 3 1 3 2, ठीक है। अब क्लास ऑफ I होता है I, एक एलिमेंट आता है इसमें। क्लास ऑफ 1 2 में क्या आएंगे? 3 एलिमेंट्स आएंगे। ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ 1 2, सबका ऑर्डर निकाल लो, आपको सिर्फ ऑर्डर से मतलब है ना। ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ I क्या हो जाएगा? 1। ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ 1 2 या 1 3 या 2 3, तीनों का सेम ही है, 3 होगा। ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ 1 2 3 ये क्या होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आएंगे सेम क्लास में, ये तीनों सेम क्लास में और ये अपना एक ही क्लास में, ठीक है। तो इसकी क्लास इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? एक तो इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। वैसे तो आप कैसे भी लिख लो चलेगा, पर ज़्यादातर आपको ये मिलेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा? ये जो सारे क्लास के ऑर्डर्स हैं इन्हीं को बस आपको लिखना है। सबसे पहले आपको 1 लिखना है, यानी सेंटर वाला एलिमेंट।
फिर आप 2 लिख दो, फिर आप 3 लिख दो। तो 6 इज इक्वल टू, ग्रुप का ऑर्डर 6 था ना, S3 इज इक्वल टू 6। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, अभी मैं रिलेट भी कराती हूँ, क्लास इक्वेशन इसको बोला जाता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर, या फिर मैं कहूँ 1 + 1 + 1 डॉट 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 1 ZG टाइम्स, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया आपने। ये चीज़ किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, इसको, और ये 2 और 3 किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, आगे आपने लिखने थे ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए फॉर ऑल दोज एलिमेंट्स, summation of order of class of A for all those elements which are not in center, ठीक है। क्लास ऑफ 1 2 निकाला था, उसके लिए आपने 3 लिखा था, और क्लास ऑफ ये क्या था, क्लास ऑफ 1 2 3 निकाला था, उसके लिए आपने यहाँ पे 2 लिखा था। तो ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेंटर में नहीं है, तो पहले सेंटर वाले के लिए लिख दो, 1 लिख दिया, 1 1 टाइम्स आएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सेंटर क्या है इसके अंदर, ऑर्डर ऑफ सेंटर है 1, तो ये 1 अलग से लिख लिया। और फिर से हमने क्या किया, 2 और 3 लिखा है, मतलब बाकी क्लास के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर्स लिख दिए। अब बात आई समझ में? मैम अगर 1 3 2 लिखता तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आया मैम। नहीं समझ में, और मिससे होगा क्या? और किसको नहीं समझ में आया? ठीक है, बस आपको ही नहीं आया इसका मतलब। मैंने को आ गया। हाँ समझ तो आया, लेकिन इससे होगा क्या? इससे होगा क्या, मुझे आगे बढ़ने दोगे तभी तो मैं बताऊंगी। वो तो एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है। ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें ये पूछा जाएगा कि पॉसिबल क्लास इक्वेशन बताओ इसकी, ये क्लास इक्वेशन होगी या नहीं होगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अभी मैं आपसे पूछूंगी और आप मुझे बताओगे। तो देखो हमने क्या किया है, हमें क्लास इक्वेशन ये पता है क्या, ये पता है आपको क्लास इक्वेशन, मुझे पहले ये बता दो। वो तो बात की बात है जो हमने निकाला निर्माल्या, अभी हमने इसको ऊपर पढ़ा था, ये जो मैंने लिखी है। हर चीज़ नोट करके चला करो दिमाग में। और यहाँ पे ये पढ़ा था, इसको इस तरीके यस से मैम। लिखा जा सकता है। ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ NA तब लिखेंगे जब यूज होगा, नहीं तो सिंपल आप यहाँ पे ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसी को यूज किया और इसी की हेल्प से हम क्लास इक्वेशन बनाएंगे। ये जो है इसी की हेल्प से मैंने बनाई है। अच्छा समझ गया मैम। तो ZG का ऑर्डर जितना भी है उतने टाइम्स आप 1 ऐड करके लिखो। सबसे पहला स्टेप 1 तो शुरुआत में ही लिखो, ठीक है, वो तो लिखना ही है शुरुआत में। उसके बाद आप फिर कर सकते हो A नॉट बिलोंगिंग टू ZG आएंगे। फिर जो जो एलिमेंट सेंटर में नहीं है उनके ऑर्डर्स, उनके क्लास के निकालो, क्लास निकालो, उनके ऑर्डर्स निकाल दो। तो बस हमने यहाँ पे यही काम किया था। मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्लासेस निकाली थी। जब हमने ये कंसेप्ट शुरू किया था तो मैंने कहा था कि डिस्टिंक्ट क्लासेस निकालना, नहीं तो 1000 बच्चों के लिए 1000 क्लासेस बन जाएंगी स्कूल के अंदर। बट स्कूल के अंदर तो 12th स्टैंडर्ड तक ही होती है क्लास, या 10th स्टैंडर्ड तक ही होंगी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, हम हर एक एलिमेंट के लिए क्लास निकालेंगे। और 3 ही एलिमेंट्स के लिए क्यों निकालें, क्योंकि उसके बाद रेपिटेटिव है, बाकी सबकी क्लास के अंदर यही एलिमेंट्स आएंगे। 1 2 की क्लास के अंदर जो एलिमेंट्स 3 आ रहे हैं वही सेम एग्जैक्टली एलिमेंट्स के आ रहे हैं 1 3 की क्लास के अंदर और 2 3 की क्लास के अंदर, इसलिए उनको मैंने लिखा नहीं था। और दूसरी बात ये भी नोटिस करो आप लोग कि किसी 2 क्लासेस का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो या तो वो एम्प्टी आएगा, या तो क्लासेस का इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा, या वो इक्वल होंगी। ईदर दे आर डिसजॉइंट और दे आर इक्वल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 2 बच्चे कॉमन आ रहे होंगे, एक 7th क्लास का बच्चा वो 8th में भी पढ़ रहा होगा, या वो 7th में भी पढ़ रहा होगा। 2 क्लासेस में एक बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो इसीलिए जब आप 7th क्लास और 8th क्लास का इंटरसेक्शन लेते हो तो बच्चों का इंटरसेक्शन 5 होता है। लेकिन जब आप 7th क्लास और 7th क्लास का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या होगा, मतलब रोहन की क्लास और सोहन की क्लास का इंटरसेक्शन लोगे, जहाँ रोहन और सोहन एक ही क्लास में है, तो वो पूरी क्लास आ जाएगी। सेम वही कंसेप्ट है, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट, उससे रिलेट करके चलोगे तो सही रहेगा दिमाग में। तो अब ये 1 और 3 और 2 आ गए ना, बस अब हमें इन्हें लिखना है, ग्रुप के ऑर्डर को इनकी फॉर्म्स में लिखना है।
कैसे लिखेंगे? नीचे रूल बताया गया है कि आपको कैसे लिखना है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इस केस में 6 है, तो 6 इज इक्वल टू, अब ये 1+1+1 वाला सीन आपको क्रिएट करना है यहाँ पे। तो सेंटर का ऑर्डर कितना होता है यहाँ पे? सेंटर का ऑर्डर कितना होता है? सेंटर में सिर्फ आइडेंटिटी जाता है, तो सेंटर का ऑर्डर है 1, तो 1 केवल एक टाइम आएगा, प्लस अब नेक्स्ट जो एलिमेंट सेंटर में नहीं है उनकी क्लासेस लिख दो, जो बची हुई हैं बस वो लिख दो, 3+2 या 2+3, जैसे मर्जी आप लिखना चाहो। तो जो ग्रुप का ऑर्डर है इन्हीं के सम के बराबर आएगा, आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, पढ़ें आगे। जितना समझाया है उसमें कुछ डीप जाने की जरूरत नहीं है, यही है कंसेप्ट, इतना ही करना है अभी आपको। बढ़े आगे। यस मैम। यस मैम। क्या ये ट्रू है? A belongs to ZG if and only if order of class of A is 1। ये बात ट्रू है। अगर Yes, ma'am. सेंटर का एलिमेंट है तब तो क्लास ऑफ ए 1 आएगा, लेकिन क्लास ऑफ ए अगर 1 आ रहा है, अगर क्लास ऑफ ए 1 आ रहा है तो मैं आपको प्रूव करके दिखा देती हूँ कि सेंटर का ही एलिमेंट होगा वो। अगर ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए 1 है तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको? यहाँ से एक बात समझ में आती है कि उसकी क्लास में केवल वही एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन उसकी क्लास में वैसे जनरली उसकी क्लास को लिखा कैसे जाता है? एक्स ए एक्स इनवर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। पर आप यहाँ कह रहे हो कि कोई भी एक्स ले लिया जाए दुनिया का, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स ए एक्स इनवर्स तो सिंगलटन ही आ रहा है। ये सेट इस सेट के बराबर है, यानी ये हमेशा सिंगलटन है, यानी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स आ रहा है, और ये किसी भी आर्बिट्ररी एक्स के लिए होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब ए सेंटर में आ जाएगा। मैम इन दैट केस जी और जेड जी इक्वल हो जाएगा ना? हाँ, इन दैट केस तो जी, और किस केस में? ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू 1। नहीं, जी और जेड जी पर इक्वल होगा। जी सॉरी मैम, जी और एन ऑफ ए, जी और एन ऑफ ए मतलब सेंट्रलाइजर ऑफ ए। हाँ, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर ए सेंटर का एलिमेंट है तो सेंट्रलाइजर में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? पूरा ग्रुप आ जाएगा ना। तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे यस हो, मैम। नॉर्मलाइजर लिखो या सेंट्रलाइजर लिखो, ग्रुप के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, आपने इक्वेशन से देखा है, जैसे भी देखा, ठीक है बात आपकी। आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात करती हूँ, अब अपना दिमाग खोलो ज़रा, जो आई थिंक आज बंद है आप लोगों का दिमाग, या मैं अच्छे से नहीं करा रही हूँ। इफ जी इज अ ग्रुप एंड इसका ऑर्डर 6 है, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली, सॉरी एंड आएगा, एंड देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 3 कंजुगेसी क्लासेस ऑफ जी। तो जी किसके आइसोमॉर्फिक होगा? S3 के। S3 के। S3 के। D3 क्या हो सकता है? यस मैम। D3 और S3 आइसोमॉर्फिक D3 होते और हैं। S3 तो आपस में आइसोमॉर्फिक है। थोड़ा सोच लो, बाकी जिसका नहीं हुआ है एक बार 1 मिनट के लिए सोचने का मौका भी मिलना चाहिए। ये सोचो बाकी।
फर्स्ट कराती हूँ डिस्कस, जिसका हो गया सेकंड ट्राई करो। देखो 6 ऑर्डर के ग्रुप की बात की हुई है सबसे पहले। तो 6 ऑर्डर का ग्रुप किस किस के आइसोमॉर्फिक हो सकता है बताओ। ये तो पुरानी बात है। क्या एकता कुछ बोल रहे थे आप? नहीं आ रही आपकी आवाज। S3 और Z6 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है 6 ऑर्डर का ग्रुप। चलो मान लेते हैं कि हमारा जो ग्रुप है G वो Z6 के आइसोमॉर्फिक है। अगर वो Z6 के आइसोमॉर्फिक हुआ तो क्या होगा? तो उसकी क्लास इक्वेशन ऐसे बनेगी। इन्होंने कहा एग्जैक्टली कंजुगेसी क्लासेस। कंजुगेसी क्लासेस मतलब इतनी कंजुगेसी क्लासेस एग्जिस्ट कर रही है। 3 का मतलब 3 कंजुगेसी क्लासेस का मतलब है 3 डिस्टिंक्ट कंजुगेसी क्लासेस। ठीक है, एग्जिस्ट करने को तो कितनी कर जाएंगी, लेकिन डिस्टिंक्ट की बात हो रही है। तो 3 डिस्टिंक्ट कंजुगेसी क्लासेस उस ग्रुप की एग्जिस्ट करी। पर Z6 की क्लास इक्वेशन तो कुछ ऐसी होती है 1 + 1 + 1 + 1 + 1 6 टाइम, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट सेंटर में है, क्योंकि ये अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, ये अबेलियन ग्रुप है, इसलिए इसकी क्लास इक्वेशन सिर्फ 1 + 1 + 1 + 1 होती। तो ये तो कह रहे हैं 3 कंजुगेसी क्लासेस हों, इस हिसाब से तो 6 कंजुगेसी क्लासेस होगी। कंजुगेसी क्लासेस कैसे काउंट होती हैं? नंबर ऑफ टर्म्स जो एडिशन में लिखी है आपने। जैसे कि ऊपर हमने अभी S3 के लिए देखा, तो S3 के पास 3 टर्म्स लिखी गई थी सम में, तो 3 कंजुगेसी क्लासेस हैं इसके पास। डिस्टिंक्ट कंजुगेसी क्लासेस 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट कंजुगेसी क्लासेस ही तो आई थी। आने को तो 6 ला सकते थे, लेकिन डिस्टिंक्ट तो 3 ही आएंगी, क्योंकि उन्हीं का सम करके तो ग्रुप का ऑर्डर बनेगा। अगर आप बार बार सम करते जाओगे एक ही चीज़ का, तो ग्रुप का ऑर्डर से तो काफ़ी आगे निकल जाओगे आप। तो G Z6 के तो आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो फिर किसके ही आइसोमॉर्फिक बचा? G आइसोमॉर्फिक है S3 के। ऐसा क्यों है? क्योंकि S3 की क्लास इक्वेशन आप देख भी सकते हो। S3 की है क्लास इक्वेशन 1 + 3 + 2। तो कितनी कंजुगेसी क्लासेस हो गई? 1 2 3, सिंपल। तो G S3 के आइसोमॉर्फिक हो गया, या D3 के आइसोमॉर्फिक भी बोल सकते हो, क्योंकि S3 D3 तो आपस में ही आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो D3 की क्लास इक्वेशन पता चल गई आपको? मैंने कहा था 2 आइसोमॉर्फिक ग्रुप हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होगी, कंजुगेसी क्लासेस भी सेम होंगी, क्लास इक्वेशन भी सेम होगी। तो S3 और D3 की क्लास इक्वेशन यही होती है। ठीक है, ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। हो गया ऊपर वाला? नहीं हो रहा मैम। ट्रू
फॉल्स नहीं समझ में आ रहा? एक मिनट। कुछ एबिलियन कुछ साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में सोचो ऊपर वाले क्वेश्चन में। Z4 की क्लास इक्वेशन क्या बनेगी? मैम 1+1+1 ऐसे। और K4 की क्या बनेगी? वो तो मैम देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा ना अनिश। 1+1+1+1 और अबिलियन है, देखना क्या है उसमें? अच्छा हाँ मैम समझ में आया। देखने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे सवाल पूछेगा तो कुछ नहीं देखना, सिर्फ थ्योरम्स देखने, रिजल्ट देखने। ठीक है। यस मैम। K4 और Z4 भी आइसोमॉर्फिक है। नो मैम। देखो, एक अबिलियन ग्रुप ले लो, एक नॉन साइक्लिक ग्रुप ले लो अबिलियन, एक साइक्लिक अबिलियन ले लो, दोनों की क्लास इक्वेशन 1 1 1 1 आएंगी। तो क्या वो आइसोमॉर्फिक है? बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब एक Z2 क्रॉस Z2 ले लो, इसकी 1 1 1 1 होगी। एक Z4 ले लो, इसकी भी 1 1 1 1 होगी। सिंपल। क्या ये आइसोमॉर्फिक है? नहीं। आंसर क्या हो गया? हाँ मैम समझ में आया। ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है, आप सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन को करने में आपको मजा बहुत आएगा एक बार आपको समझ में आ गया। मैम इसमें ऑप्शन 1 जो है मतलब एक नंबर जो है वो तो नहीं आएगा। वो नहीं मतलब आएगा। कोई भी ग्रुप की क्लास इक्वेशन नहीं बन सकते। देखो, मैं 1 का हिंट देती हूँ आप लोगों को, मैंने को तो समझ में आ गया है। 1 में बोल रखा है कि 1+1+1। मैंने कहा था शुरू में क्या होता है क्लास इक्वेशन की, थोड़ी सी हमें मैप समझनी जेड का ऑर्डर। ZG का ऑर्डर होता है। 1 जितनी बार ऐड होता है उतना ही ऑर्डर ऑफ ZG होता है। और ZG क्या होता है? सेंटर होता है। सब ग्रुप। सेंटर एक सब ग्रुप होता है। 10 ऑर्डर का ग्रुप है, 3 ऑर्डर का सेंटर है। क्या 3 10 को डिवाइड करता है? बिल्कुल भी नहीं। तो सेंटर का ऑर्डर तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ऐसी क्लास इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं। आप क्लास इक्वेशन ही गलत लिख रहे हो। इन्होंने क्या रखा है? कौन सी पॉसिबल नहीं है? अरे कौन सी पॉसिबल नहीं है तो टिक आएगा इस पे। ठीक है। दूसरी बात, मैम आगे जो ऑर्डर्स लिखे होते हैं, एक सेकंड, आगे जो ऑर्डर्स लिखे होते हैं वो क्लास के ऑर्डर होते हैं। क्लास का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बोलो। मैम ये बोल रहा हूँ कि दो डिफरेंट क्लास के ऑर्डर सेम हो सकते हैं क्या? डिफरेंट क्लास के ऑर्डर, हाँ सेम हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। ठीक है मैम। मैं एक बार 2 मिनट में आती हूँ, आप लोग ये क्वेश्चन के सारे ऑप्शन ट्राई करो।
क्या खाया था? कब? सुबह। छोले कुलचे ब्रेड। खुला रखा है। हो गया क्वेश्चन? हाँ बोलो। मैम क्या वो स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ एक सेकंड, नेट में कोई प्रॉब्लम है। मैम आई थिंक 3, 4 और 7 पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं है वो वाले बताओ एक बार। मैम बाकी सारे नॉट पॉसिबल लगता है। 5, 6, 8, 1 and 2। दिख रहा है? यस मैम। बोलो आंसर बोलो अपने अपने। 1, 2, 5, 6 and 8। 2, 5, 6, 8 और 1, 2, 5, 6, 8। 3 पॉसिबल है? 3 3 भी पॉसिबल नहीं है। 3 भी पॉसिबल नहीं है ना। सबका यही आया है या कुछ अलग आया है किसी का? जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैम यही है। देखो क्या है, हमें कैसे चेक करना है। 4 इज इक्वल टू 1 + 1 + 2। देखो 4 ऑर्डर का आप कह रहे हो नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? यहाँ तो ये सेंटर भी है 2 ऑर्डर का, इधर 2 ऑर्डर का सेंटर बन रहा है और 2 ऑर्डर की क्लास बन रही है, सब कुछ डिवाइड कर रहा है उधर। निर्मला और एक तो समझ में आ रहा है ना? कहीं डाउट लग रहा है तो बताओ। नहीं मैम आ रहा है समझ। क्यों पॉसिबल नहीं है सेकंड ऑप्शन, जल्दी बताओ। 4 ऑर्डर के ग्रुप अबेलियन होते हैं, तो 1 + 1 + 1 + 1। ये तो एक ही पॉसिबल है 1 + 1 + 1 + 1, क्योंकि 4 ऑर्डर के सभी ग्रुप अबेलियन है। आप कह रहे हो सेंटर में 2 एलिमेंट्स आएंगे, नहीं सेंटर में तो 4 एलिमेंट्स आने चाहिए, तो ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि कैन नॉट पूछा हुआ है उन्होंने, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आ जाएगा आंसर में। ठीक है, उसके बाद कह रखा है कि ये वाला थर्ड क्यों पॉसिबल नहीं है? ये 3 की वजह से बोल रहे हो। किसी एलिमेंट की क्लास का ऑर्डर 3 आ रहा है, ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू 3 आ रहा है, बट 3 तो 8 को डिवाइड ही नहीं करता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 6 वाला तो पॉसिबल है ना, अभी हमने देखा था, ये तो S3 के लिए होता है। S3 के लिए दिस इज पॉसिबल, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन बताओ जल्दी से। 1, 3, 5 नहीं होगा 3 की वजह से। 3 की वजह से नहीं होगा। 10 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये भी नहीं होगा, यहाँ तो 3 आ रहा है। ठीक है, तो 3, 5, 6 ठीक लिखा है आपने, आंसर ठीक है वैसे आपका। 10 इज इक्वल टू 1 + 2 + 2 + 5, बिल्कुल पॉसिबल है ये। वैसे ये D5 का बनता है। ठीक है, 10 ऑर्डर की 2 ही क्लास इक्वेशन बनेंगी ना, आपको समझ में आ ही रहा होगा। 2 ही अप टू आइसोमॉर्फिज्म 2 ही ग्रुप होते हैं, एक तो 1 + 1 + 1 बनेगी 10 ऑर्डर का अबेलियन साइक्लिक ग्रुप, और 10 ऑर्डर का D5 होता है, एक Z10 और एक D5। तो D5 के लिए क्या बनेगी? यही बनती है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। 8 पॉसिबल क्यों नहीं है? आप कह रहे हो नहीं पॉसिबल। मैम सिर्फ D5 और क्योंकि D5 में सिर्फ मतलब ZG में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है D5 के। ठीक है, मैम 10 ऑर्डर 1 + 1 नहीं होना चाहिए। 1 + 1 नहीं होना चाहिए। ऑड ऑर्डर के DN में
D2n-1 में सेंटर का ऑर्डर एक ही होता है। ठीक है, तो 10 ऑर्डर के बारे में तो आप सब जानते हो ना। 10 ऑर्डर में या तो 2 ही टाइप के ग्रुप होंगे, या तो वो साइक्लिक होगा या नॉन एबिलियन। ठीक है, तो नॉन एबिलियन D5 के आइसोमॉर्फिक होगा, इसलिए D5 में तो सेंटर में एक ही एलिमेंट आता है, यहाँ 2 आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, जो आप एक रिजल्ट आपने मेरे से पहले पूछा था, p² ऑर्डर का ग्रुप एबिलियन होता है, वो भी आज हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको समझ में आएगा क्यों होता है p² ऑर्डर का ग्रुप एबिलियन। ठीक है, और वो भी इसकी हेल्प से पॉसिबल हो पा रहा है ये प्रूफ। सबसे पहला देखते हैं, अगर p⁴n ऑर्डर का ग्रुप है कोई भी, तो उसका सेंटर का ऑर्डर n को मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और ये p क्या है, प्राइम है, ये भी पता होना चाहिए आपको। देन इसके सेंटर का ऑर्डर पक्की बात है 1 से तो बड़ा ही होगा, ये है थ्योरम। अब ये कैसे होगा? अब देखो, अगर ग्रुप का ऑर्डर ये है तो इसकी क्लास इक्वेशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लास इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली प्रूफ वहीं से होगा। इसकी क्लास इक्वेशन कैसे बनेगी? p⁴n यानी ग्रुप का ऑर्डर इज इक्वल टू सेंटर का ऑर्डर ऑफ ZG। अब वो वाली इक्वेशन यूज़ हो रही है जिसमें मैंने सेंटर और उसको अलग अलग करके लिखा था। वैसे तो हमेशा यूज़ होती है, पर यहाँ पे हम 1+1+1 नहीं लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ZG लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि अब हम थ्योरम प्रूव कर रहे हैं ना। अब ये हो जाएगा A नॉट बिलोंगिंग टू ZG ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ NA। ठीक है, बढ़िया काम चल रहा है। अब ये NA क्या है? ग्रुप का सब ग्रुप है, तो लेट अस सपोज कि इसका ऑर्डर p⁴k है, क्योंकि डिवाइज़र होगा ना ग्रुप के ऑर्डर का, और p⁴n के डिवाइज़र कैसे होते हैं? p⁴k टाइप के होते हैं, और k स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा। समझ गए? मैम ये नहीं समझ में आया। मैम के तो n भी हो सकता था। एक सेकेंड, हाँ गलती से हो गया, p⁴n-k। इस केस में बात कर रही हूँ मैं, इस केस के अंदर इफ़ A डज नॉट बिलोंग टू सेंटर। ठीक है, अगर ये सेंटर में नहीं होगा तो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर क्या होगा? A सेंटर में नहीं है तो ऑब्वियसली सारे एलिमेंट्स के साथ तो कम्यूट नहीं करेगा ना, तो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर क्या होगा? पक्की बात है कुछ ना कुछ कम ही होगा, n-k करके लिख लो उसको। ठीक है, वेयर k इज स्ट्रिक्टली लेस देन n, p⁴k माइनस n, वेयर k इज स्ट्रिक्टली लेस देन n। ठीक है, ये बातें नोट्स में हैं, बस आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब इसी बात का यूज़ हम करें अगर, तो p⁴n क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ZG इक्वल टू समेशन A नॉट बिलोंगिंग टू ZG। ऑर्डर ऑफ G यहाँ पे p⁴n मैम वो प्लस होगा ना। p⁴n डिवाइडेड बाय p⁴n-k। मैम आपने ऊपर p⁴k-n किया, गलती से कर लिया, p⁴k भी तो लिखा जा सकता है इसको, तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है। p⁴n-k ही तो। ठीक है, p⁴k ही लिखती हूँ मैं इसको, छोड़ो उसको। ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर अगर k लेस देन n। 0 लेस देन k लेस देन n। अब ठीक है, हाँ ठीक है, 0 लेस देन k लेस देन n, p⁴k टाइप का होगा ना, ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली लेस होगा ग्रुप के ऑर्डर से, तो यहाँ p⁴k लिखो, वो ज़्यादा सही है। ठीक है, n-k भी लिख सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ठीक है इस तरीके से लिखो, वो ज़्यादा सही है। ऑर्डर ऑफ ZG यहाँ से निकालोगे अगर आप, तो वो आ जाएगा p⁴n माइनस ये समेशन वाला जो भी काम चल रहा है ZG। ठीक है, p⁴n-k। तो अब एक बात तो पक्की है कि ये कभी k अगर n के बराबर नहीं होगा तो ये जितनी भी टर्म्स आएंगी ये किस टाइप की आ सकती है? p की n-1, p की n-2, p की n-n तो कभी नहीं आएगी, मतलब एटलीस्ट ये p की n-1 तो रहेगी, मतलब ये लास्ट वाली टर्म भी अगर आप देखोगे p⁴1 तो रहेगी, कुछ भी हो p⁴1 तो मिनिमम रहेगी। तो इस पूरे में से, इस सम में से
और इस p की पावर n में से क्या कॉमन निकाला जा सकता है? डायरेक्टली आप देख सकते हो कि p तो कॉमन आएगा ही आएगा, अंदर कुछ भी p की पावर n माइनस 1 और आगे समेशन लंबा लंबा बचता रहेगा, उसको आप एक कुछ भी नाम दे दो, इंटीजर नाम दे दो, p इंटू कोई भी मैम ये समझ में नहीं आया। इंटू m। मैंने कहा कि इसमें से हमेशा p कॉमन आएगा, ये कुछ नंबर्स का सम है ना। कैसे नंबर्स का सम है? p की पावर n माइनस 1, k अगर 1 हुआ तो किसी और a के लिए निकालोगे तो मान लो p की पावर n माइनस 2 आ सकता है, p की पावर n माइनस 3 भी आ सकता है। इन सब का सम है ना, एडिशन हो रहा है इन सब का। और मैक्स टू मैक्स अगर ये आया भी तो n माइनस n माइनस तो मैम ये तो नेगेटिव चला जाएगा, ऑर्डर ऑफ जेड। हाँ नेगेटिव में जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव में होगा ये, यहाँ p की पावर n पड़ा होगा तो p तो सब में से कॉमन आएगा ना, इस बात की गारंटी है कि नहीं है? मैम अगर ये समेशन वाला टर्म पीएन के बड़ा हो जाए तो उससे क्या तब तो वो जेड नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं ग्रुप होगा, ऑर्डर ऐसा होगा नहीं। p की पावर n आएगा ना, ये टोटल सम जो भी आएगा p की पावर n आएगा, मतलब सेंटर के ऑर्डर के बराबर आएगा। ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, आप जैसा सोच रहे हो ना वो नहीं होगा। सेंटर का ग्रुप का ऑर्डर ही बनेगा ना, जेड का ऑर्डर, तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव ही रहेगा, 1 से या 1 से बड़ा, ये कह रही हूँ मैं। हर एक a को उठा उठा के देखेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस k को देखेंगे, नॉर्मलाइजर ऑफ a का ऑर्डर। ये k क्या है? ये p की पावर k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मलाइजर का ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यस मैम। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये k लेस देन n है तो p की पावर में कभी जीरो आएगा क्या? k नो इक्वल मैम। n होता तो कभी जीरो आ सकता था, लेकिन अब नहीं आ सकता। अब हमने बोल दिया है k इज स्ट्रिक्टली लेस देन n, और वो किस वजह से बोला है? क्योंकि a सेंटर का एलिमेंट नहीं है। इसीलिए जब इनका सम करोगे तो उसमें से एटलीस्ट आप p बाहर निकाल सकते हो। इतना लंबा ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि जब आप करोगे पूरा काम समेशन वाला p की पावर n माइनस के, इसमें से आप p कॉमन निकाल सकते हो, तो ये अंदर ये p की पावर n माइनस के माइनस 1 कुछ ऐसा बच जाएगा। जो भी बचेगा उसको m नाम दे दो, इस कंप्लीट को कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा। तो ऑर्डर ऑफ जेड क्या हो जाएगी? p इंटू m टाइप का हो जाएगा। बस हमें p बाहर कॉमन निकालना था, इसलिए मैं इतना समझा रही यस हूँ। मैम। तो p यहाँ से ऑर्डर ऑफ सेंटर को डिवाइड कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ मैम। तो ऑर्डर ऑफ सेंटर क्या होगा? सेंटर इज अ सब ग्रुप, ऐसे भी सेंटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता था। ऑर्डर ऑफ सेंटर डिवाइड्स p की पावर n, और p उसको डिवाइड कर रहा है, तो सेंटर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 तो पी नहीं हो हो सकता ना, 1 से तो बड़ा ही है। ठीक है, ऐसा मैम, होगा। 1 से बड़ा है और पी पी होगा ना। p की पावर्स में होगा, p में होगा, हाँ पी की पावर्स में होगा। p स्क्वायर भी तो हो सकता था ना, p हाँ डिवाइड्स हाँ p मैम। स्क्वायर। p की पावर्स में होगा, वो जो भी होगा उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन p कोई प्राइम उसको डिवाइड करे, जैसे 2 डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को, तो आप कहोगे कि हाँ ये 2 या 2 से बड़ा ही नंबर होगा ये n जो होगा। तो वही बात हो गई कि सेंटर यहाँ पे ग्रेटर देन 1 कार्डिनैलिटी का होगा। ठीक है, मैम ये सब समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। मैम ये पीएम वाला लिखा है ना, तो एम अगर नेगेटिव आए तो क्या होगा? m नेगेटिव आ गया तो सेंटर, m नेगेटिव आ गया तो सेंटर का ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो जाएगा? वो तो एलिमेंट जो भी होंगे ग्रुप के उस पर डिपेंड करेगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वैसे तो पहली बात तो नेगेटिव आ नहीं सकता, दूसरी बात अगर नेगेटिव आ भी गया, ठीक है वैसे मैम, तो समझ में नेगेटिव ही आया। बन सकता, खैर नेगेटिव आएगा नहीं ना। आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर आ भी गया तो फिर ये यहाँ से आपकी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। ऑर्डर ऑफ हाँ मैम। सेंटर, ऑर्डर इज नॉन नेगेटिव। ये सब चीज़ें वेल डिफाइंड बनाई गई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गलती का स्कोप होता है इसमें। सब चीज़ें बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने फॉर्मूलाज बनाए हैं ना, हर चीज़ प्रूव की गई है। तो ऑर्डर ऑफ जेड अगर कभी नेगेटिव आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ कर देगा। ठीक है,
तो ये बात आपको Yes, ma'am. बाकी सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ क्लियर? क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या अब तक? यस मैम। बोला करो ना फिर। आपने क्या पूछा? मैंने कहा कि क्लियर हुआ क्या ये कंसेप्ट ऊपर वाला? यस मैम, बट हम क्या कर रहे हैं नहीं समझ में आया। क्या कर रहे हैं? बस हम यही प्रूव करना चाहते हैं कि सेंटर का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 होगा। इसकी हेल्प से बहुत सारी चीजें होंगी। कल आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था 125 ऑर्डर के ग्रुप का, हाँ मैम। तो वो उस टाइप के क्वेश्चंस निकलेंगे। मतलब आप लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखो थोड़ा सा तो हमें ये सब चीज़ों को देखना ही पड़ेगा ना। ऑर्डर ऑफ जेड जी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होने से क्या होता है, यही पूछ रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ जेड जी ग्रेटर देन 1 होने से क्या होता है? अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका यूज़ क्या है। अभी उसका यूज़ दिख भी जाएगा इस थ्योरम में। बस वही थ्योरम कर रहे हैं अब हम जिसमें उसका यूज़ होगा ऊपर वाले रिजल्ट का। अब हम कह रहे हैं कि पी स्क्वायर ऑर्डर का कोई भी ग्रुप होगा वो एबिलियन होगा। इस रिजल्ट को हम यूज़ तो कर रहे थे पर हमने इसको प्रूव नहीं किया था। तो ग्रुप का ऑर्डर अगर पी स्क्वायर है तो उसके सेंटर के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? अगर आप ये प्रूव कर दो, अबिलियन प्रूव करना है ना, अगर आप ऑर्डर ऑफ जेड जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्रूव कर दो तो काम बन नहीं जाएगा? यस मैम। ठीक है, पी स्क्वायर ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है, आप सेंटर का ऑर्डर बस पी स्क्वायर प्रूव कर दो तो ग्रुप एबिलियन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ग्रुप का ऑर्डर के बराबर प्रूव कर दो। सेंटर के पास वैसे पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं वो देखते हैं हम। 1 ऑर्डर का हो सकता है, पी ऑर्डर का हो सकता है और पी स्क्वायर ऑर्डर का हो सकता है, क्योंकि डिवाइज़र होगा बिकॉज ये सब ग्रुप होगा जी का, तो उसके डिवाइज़र ही ऑर्डर्स निकल सकते हैं 1 पी और पी स्क्वायर। तो 1 ऑर्डर का अगर हो गया तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? अभी ऊपर रिजल्ट हमने किया था कि अगर p की पावर n का कोई भी ग्रुप है p की पावर n ऑर्डर का, तो उसका सेंटर का ऑर्डर 1 से बड़ा ही होगा। तो 1 तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ सेंटर शुड बी ग्रेटर देन 1। और ये होगा या नहीं होगा इस पर हम देखेंगे और ये हमें प्रूव करना है। तो लेट अस से कि ऑर्डर ऑफ सेंटर इज p। ठीक है, अगर सेंटर का ऑर्डर p है तो हम मान के देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि सेंटर का ऑर्डर p नहीं होगा। तो पहले मान के चलते हैं कि p है, तो देखते हैं क्या होगा। अगर सेंटर का ऑर्डर p है तो g के नीचे आप सेंटर को रख सकते हो, एक क्वेश्चन ग्रुप बना सकते हो। क्यों बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, उसकी बातें तो बाद में होंगी, क्योंकि एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। खैर वो सब बातें बाद में होंगी। लेकिन क्या कह रही थी मैं, एक रिजल्ट होता है क्वेश्चन ग्रुप में, इफ g बाय h इज साइक्लिक, और यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर n है और h उसका सब ग्रुप है। अगर g बाय h साइक्लिक हो तो इसका मतलब g एबिलियन होता है। ठीक है, ये रिजल्ट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वाइडली, तो ये हम पहले यूज़ कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन ग्रुप साइक्लिक हो तो असली ग्रुप एबिलियन होता है। तो जब आप ऑर्डर ऑफ g बाय जेड जी निकालोगे तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ g बाय ऑर्डर ऑफ जेड जी, ये होता है फॉर्मूला यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ g यहाँ पे p स्क्वायर दे रखा था, ऑर्डर ऑफ g यहाँ पे p है, तो ऑर्डर ऑफ g बाय जेड जी प्राइम आ जाएगा, p आ जाएगा ना। तो यहाँ से क्या पता चला, g मॉड जेड जी G by Z is cyclic. हाँ प्राइम ऑर्डर हो गया ना, प्राइम, तो g मॉड जेड जी साइक्लिक, साइक्लिक हो गया तो g मॉड जेड सॉरी g एबिलियन हो जाएगा। पर ये कॉन्ट्राडिक्शन की बात है, g एबिलियन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर g क्यों मैम?
क्यों एबिलियन में नहीं हो सकते? क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी स्क्वायर, और अभी मैंने सेंटर का ऑर्डर क्या बोला था, इसी केस में देखना था, इसी केस में सेंटर का ऑर्डर पी बोला था। क्या ऐसा कोई एबिलियन ग्रुप है जिसका सेंटर का ऑर्डर उसके बराबर ना आए? ठीक है मैम, समझ में आया। सेंटर का ऑर्डर पी स्क्वायर ही होना चाहिए था अगर आप जी को एबिलियन बोल रहे हो। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, जो आप मान के चले थे वो गलत है। सेंटर का ऑर्डर पी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी होगा तो फिर ग्रुप एबिलियन आएगा, ग्रुप एबिलियन आएगा तो सेंटर का ऑर्डर पी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी कट जाएगी। तो कौन सी पॉसिबिलिटी बचेगी? सिर्फ और सिर्फ पी स्क्वायर वाली पॉसिबिलिटी। तो सेंटर का ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ पी स्क्वायर हो सकता है। इसका मतलब जी इज अबिलियन। मैं एक आपको क्वेश्चन देती हूँ, यस मैम। आप उसमें से पॉसिबिलिटीज कट करके निकालना कुछ। लेट जी बी अ नॉन अबिलियन ग्रुप एंड ग्रुप का ऑर्डर है पी क्यूब, देन ऑर्डर ऑफ सेंटर क्या हो सकता है इसका? ऑप्शंस हैं आपके सामने। निर्माली, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है मैम थोड़ी बहुत, पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है मैम। थोड़ा दिक्कत तो होगा, प्रूफ देखोगे तो, या तो रिजल्ट देखो और क्वेश्चन करो। और एक बार मैम नोट में अगर पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, मेरे को लगता है। मैम मेरा एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, मतलब जब मैं एक बार खुद पढ़ता हूँ ना, तब एक एक चीज को मेरी तरफ से समझ जाए तब ठीक है मैम, वो मेरे को ठीक लगता है। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। थोड़ा प्रॉब्लम है मैम, मेरा मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई मतलब टीचर मेरी बात सुनेगी तो थोड़ा गुस्सा कर जाएगी मेरे ऊपर, बट मैं भी ऐसे ही पढ़ती हूँ, मेरे पढ़ने का भी यही तरीका है। कभी टीचर समझाता था तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता था, फिर मैं खुद पढ़ती थी चीज़ों को। सच्चाई बता रही हूँ, जब तक मैम मैं खुद नहीं पढ़ती मेरे समझ में नहीं आता। एक्चुअली मैम अगर कोई नहीं समझ, मतलब एक बार समझा देगा तब मैं, अगर मैं आपके क्लास नहीं करूंगा, मान लो मैं डायरेक्ट नोट पढ़ने जाऊँ, तब भी मेरे को उतना समझ में नहीं आएगा। एक बार आपसे पढ़ लिया, उसके बाद जब नोट में देखता हूँ ना, तब चीज़ों क्लियर होने लगते हैं मेरे को। बस कैसे भी क्लियर हो, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है मैम, और ऐसे भी अगर नहीं क्लियर है तो पूछ ही लेता हूँ मैं। और मेहनत भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है मेरे को। वो सारा समझ के जाता है, सारा लपेट के। हाँ मैम। हाँ वो कैसे होगा, हम ये कैसे है, वो उसी वक्त एक्टिवली समझता है। सबका अपना अपना तरीका होता है। हाँ मैम। और मैम ये ऑप्शन ए अगर होगा मैम। एकता, आप कहाँ से आ गए? अभी तो दिख ही नहीं रहे थे। नहीं मैम, मैं तो क्लास में थी। मुझे लगा कि मैंने ऐसे देखा ना। अब समझ में आया क्यों नहीं दिख रहे थे। अब वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, रिकॉर्डेड। चलो, किसी और ने निकाला है ये क्वेश्चन? वन क्या हो सकता है? वन नेगेटिव बता दिया। वन तो नहीं हो सकते। निर्माल्य, ये ट्राई कर सकते हो आप, इतना तो कर ही सकते हो कि पी क्यूब ऑर्डर का ग्रुप है तो वन तो नहीं होगा, पी की पावर एन का ऑर्डर का ग्रुप है। यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, नॉन अबिलियन ग्रुप है और पी क्यूब ऑर्डर का है, तो पी क्वेश्चन में क्यू भी नहीं हो पॉसिबिलिटी सकते। देखो। पी क्यूब भी नहीं हो सकता मैम। अब इन्हीं में से बचेगा ना, इन्हीं में से आपको पॉसिबिलिटी हाँ चाहिए। मैम। तो अब छाटो। जैसे हमने ऊपर आपको प्रूफ कराए वैसे ही क्वेश्चन होंगे, इसीलिए प्रूफ कराए जाते हैं। क्यों कराए जाते हैं? क्योंकि वो प्रूफ क्वेश्चन में यूज होते हैं। तो जो प्रूफ क्वेश्चन में यूज नहीं होते वो नहीं कराए जाते। समझे? इस टाइप का यस क्वेश्चन आ मैम। सकता है एग्जाम में। आपने क्वेश्चन पूछा था 125 ऑर्डर का ग्रुप है, उसका सेंटर वेंटर, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था मुझे लगता है। उसके अंदर जो भी नोट्स पढ़ रहे हो आप, असाइनमेंट कर रहे थे डिप्स की, तो देखो यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी निकाल लो। मुझे लगता है सबने कर ही लिया होगा। ऑर्डर ऑफ जी बाय मैम ऑप्शन 1 लग रहा है। ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ जेड जी निकालोगे।
ये फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप के लिए, ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ जेड जी विच इज इक्वल टू पी। लेट अस सपोज अगर 2 ट्रू होगा तो 1 के बारे में हमें नहीं पता, 2 के बारे में हमें नहीं पता, लेट अस से अगर ये ट्रू है तो पी क्यूब बाय पी स्क्वायर, तो इस ग्रुप का ऑर्डर आ गया पी, तो ये ग्रुप हो गया, ये वाला ग्रुप क्या हो गया, साइक्लिक, तो इसका मतलब जी क्या हो गया, अबीलियन। एबिलियन हो जाएगा, पर वो तो नॉन एबिलियन दे रखा है। उन्होंने बिलियन दे ही रखा है, और आपने जो हिसाब से अपनी सपोजिशन की है उस हिसाब से भी तो नॉन एबिलियन है, क्योंकि आपने कहा कि ग्रुप का ऑर्डर है पी क्यूब, सेंटर का ऑर्डर है पी स्क्वायर, तो आपने खुद ही कॉन्ट्राडिक्शन लेके चली कि अबिलियन हो ही नहीं सकता। ठीक है, जिसको रिजल्ट पता है वो सीधा फर्स्ट लगाएगा, पर फिर भी एक अपना करके देख लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि सीधे फर्स्ट ही लगा दो जाते ही। अच्छी बात है आपको रिजल्ट याद है, पर जिस तरीके से आपने प्रूफ अभी करके देखा है वैसे करके देखना। ठीक है, पी क्यूब ऑर्डर के ग्रुप का सेंटर क्या होता है, पी होता है। पी क्यूब ऑर्डर के अबिलियन ग्रुप का सेंटर क्या होगा, पी क्यूब ही होगा। नॉन अबिलियन ग्रुप जैसे ही किसी ने बोल दिया पी क्यूब ऑर्डर का, आप सेंटर का ऑर्डर बता सकते हो फटाक से। क्या ये अच्छी पावर नहीं है, क्या ये एप्लीकेशन नहीं है जो हम कर रहे हैं अभी तक उसकी। कितना समय हो रहा है, यस मैम। मुझे ऐसा लग रहा है अभी मैं आगे कराऊंगी तो भारी भरकम हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक बढ़िया सी चीज़ बता देती हूँ मैं जाने से पहले। मैंने अभी कहा था कि सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर हम देखेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर क्लास इक्वेशन कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, बहुत इजी फार्मूलाज लगा के आप निकाल सकते हो, और जो आप अब तक करते आए हो उसी चीज़ को यूज़ करोगे। तो सिग्मा और टाउ, अगर ये दोनों एसएन के एलिमेंट्स हैं, क्या है ये एसएन के एलिमेंट्स यानी फंक्शंस है ना कुछ 1 1 on 2, तो सिग्मा और टाउ कंजुगेट तभी होंगे इफ एंड ओनली इफ they have same cyclic structure, same cyclic structure। इसका क्या मतलब है, 5 का जब आप पार्टीशन करते हो तो इस टाइप की जितनी भी साइकिल्स बनती हैं, कितनी बनती हैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, इस टाइप की साइकिल्स बनती है 24। ऐसे 24 एलिमेंट्स होते हैं जो सेम शक्ल के होते हैं, बस अंदर एलिमेंट्स अलग से लिखे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 1 5 4 3 2, और आप बोल सकते हो 3 4 5 1 2, कुछ भी इस टाइप की जितनी भी साइकिल्स बनेगी वो सभी एक क्लास के एलिमेंट्स होते हैं। ये बोला जाता है एक तरीके का साइक्लिक स्ट्रक्चर होना। साइक्लिक स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे होगा फिर, जैसे 1 2 3 4 ये एक डिफरेंट साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसको लिखा जाता है 4 + 1, याद होगा आपको। ये वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर है 5। तो सिमिलर टाइप के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कंजुगेट होंगे, केवल और केवल तभी कंजुगेट होंगे जब वो सिमिलर टाइप के साइक्लिक स्ट्रक्चर में आएंगे। तो अब देखना ज़रा, अगर मैं बोलूँ, चलो मैं इसके पहले आपको ये लिखवाती हूँ 3 + 1 4 + 1 3 + 2 3 + 1 + 1, इस टाइप की साइकिल्स इसके कंजुगेट होंगी। इस टाइप की साइकिल्स एक क्लास में आएंगी, इस टाइप की साइकिल्स एक क्लास में आएंगी, इस टाइप की साइकिल्स भी एक क्लास में आएंगी। ये क्लासेस आपको पार्टीशन की हेल्प से पता चल गई, कितनी अच्छी बात है नहीं। हाँ मैम। अभी तक आप इनको ऐसे अलग अलग साइकिल की तरह देखा करते थे, पर अब आप कहोगे कि ये ऊपर वाला बच्चा 5th क्लास में है, ये 41 क्लास में है, ये 32 क्लास में है, ये 311 क्लास में है, मतलब अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो। तो अगर मैं ये पूछूं क्लास ऑफ 3 5 4 1 2 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ दिस कितनी होगी, क्या आप बता सकते हो। इसकी क्लास में वो एलिमेंट्स होंगे जो इसके जैसे दिखते होंगे, इसके जैसे कितने एलिमेंट्स दिखते हैं, ये कौन सी क्लास है, पहले तो ये देखो किस टाइप का साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसका। इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। आंसर सामने लिखा वैसे आपका 5 वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर, 24 होगा। तो आंसर 24 नहीं होगा। मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं।
यस नो मैम। मैम। Yes, ma'am. 5 वाले इस टाइप की जो साइकिल्स हैं 3 5 और 4 1 2 अभी मैंने बताया था 5 साइकिल्स 5 साइकिल एक ही क्लास में आती हैं, बस ये आपको समझना है। 4+1 साइकिल ये भी एक क्लास में आएंगी, ये एक क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ये तीसरी क्लास है, ये चौथी क्लास है, ये पांचवी है और ये छठी है ऊपर। ठीक है, तो जैसे अगर हम ऐसे एलिमेंट्स निकाले जो 4+1 टाइप की साइकिल्स हैं, तो आपको फॉर्मूला तो पता है ना, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, ये तो याद है आप सबको, ये आ जाएंगे 30। तो 4 साइकिल्स टाइप के कितने एलिमेंट्स होते हैं 30, यानी कि इस टाइप के 1 2 3 4 5, ये सब एक क्लास में पड़े होंगे, देखना 5 4 1 2 3 3, मैं वहाँ पे फिक्स वाला एलिमेंट भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ आपके लिए, 3 1 4 2 5, कुछ भी हो सकता है। और कौन कौन से हो सकते हैं 1 2 5 4 3, इस टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं ना। ऐसे ऐसे कितने आ जाएंगे 30 आ जाएंगे। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साइकिल्स हैं ये एक ही क्लास में होती हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कि 3 5 4 1 2 टाइप की साइकिल्स, इस टाइप के एलिमेंट की क्लास निकालो, मतलब ऐसे एलिमेंट्स निकालो, ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे जो इसकी क्लास में आएंगे। इसकी क्लास में कैसे एलिमेंट्स आते हैं जो 5 साइकिल्स हैं तो होते हैं। तो अब 5 साइकिल कितनी होती है बस वो आपको काउंट करना रह गया है, समझ रहे हो। यस मैम। अगर इसकी क्लास में निकालने होते 1 2 3 4 5, तो आप किसके लिए जाते, किसका आंसर निकालते, मतलब किस टाइप की साइकिल है 3+2। 3+2, तो आप ये निकालते कि 3+2 साइकिल्स कितनी है। ठीक है, तो मैं जल्दी से निकाल के ना आंसर भी लिख देती हूँ। 3+2 साइकिल कैसे निकलती है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 20। ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ जाएगा 6 120/6 20। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब मैं सॉल्व नहीं कर रही, मैं सीधा आंसर ही लिख देती हूँ देख देख के, चीटिंग करके। चला गया 24 30 20 20 15, नेक्स्ट भी 15 आएगा और लास्ट में 1 आ जाएगा। लास्ट वाला कौन सा होता है 1+1+1 साइकिल। ठीक है, अब जब क्लास इक्वेशन तो कैसे लिखोगे, बस कुछ नहीं करना होता क्लास इक्वेशन लिखने में। मैंने कहा था सबसे पहले सेंटर की बात कर लेना। सेंटर में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है दुनिया का, कौन सा एलिमेंट है। सबसे पहले तो यहाँ ऑर्डर ऑफ ग्रुप लिखोगे ना, ऑर्डर ऑफ ग्रुप है यहाँ S5, तो ऑर्डर ऑफ S5 है 120। अब 120 की रिप्रेजेंटेशन करनी है आपको क्लास इक्वेशन की टर्म्स में, तो सबसे पहले आप सेंटर लिख लेना। सेंटर में केवल एक ही एलिमेंट है, लिख लिया चलो। उसके बाद आप जैसे मर्जी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे एलिमेंट्स की ही तो लिस्ट बनानी है आपको। कहाँ चला जाता है ये सारे एलिमेंट 30 20 20 15 15 1। ठीक है, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। 24, फिर आया था 30, फिर आया था 20, फिर आया था 20, फिर आया था 15, फिर आया था 15। बस ये बन गई क्लास इक्वेशन। इनको काउंट करके देख लो, ये 120 ही देगा आपको। तो सभी एलिमेंट्स अपनी अपनी क्लास में किस तरीके से जाएंगे, समझ में आ गया ना। हाँ मैम। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई एलिमेंट एक क्लास में चला जाए और दूसरी क्लास में भी जंप करके चला जाए एक ही टाइम पे, क्या हो सकता है। नो मैम। नो मैम। नहीं हो सकता। इस ग्रुप से भी आपको दिख रहा है, वैसे तो मैंने बताया था नहीं होगा, लेकिन इस ग्रुप से भी दिख रहा है ना, या तो वो 3+1+1 साइकिल होगी, कोई भी साइकिल, या ये होगी या ये होगी, इनमें से कोई एक ही होगी। ठीक है, तो इनमें से तो कोई एक ही होगी, तो इसका मतलब एक बार में एक ही साइकिल में आएगी, मतलब एक ही क्लास में आएगी। सबकी अपनी अपनी क्लासेस बनी हुई हैं, कोई झंझट ही नहीं है। सबके अपने अपने पार्टीशन टाइप्स हैं, उन्हीं पार्टीशन टाइप्स पे अलग अलग क्लासेस हैं। ठीक है, तो ये हो गई एसएन की बात। एक क्वेश्चन पूछे जाए आपसे अगर, एक मिनट,
B is non-abelian, find the order of the center of G. एक क्वेश्चन बीच बीच में कहीं कोई छोटे मोटे लिखे हैं वो देख लेना, मैं मेन जो है मुझे वो आपसे पूछती हूँ। हाँ, एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब सेंट्रलाइजर और क्लास रिलेट होंगी, मतलब नॉर्मलाइजर और क्लास ऑफ ए रिलेट होगा। देखो कैसे, अगर जी हमें दे दिया S10 भी दे दिया तो भी हमें कोई चिंता की बात नहीं है, चाहे उसमें 10 फैक्टोरियल एलिमेंट्स ही क्यों ना हो, फिर भी हम उसको हैंडल कर लेंगे। तो पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S10 दैट commute with sigma। वो एलिमेंट्स बताओ कितने होंगे जो सिग्मा के साथ कम्यूट करेंगे। सिग्मा के साथ कम्यूट करने वाले एलिमेंट्स क्या उसकी क्लास में आएंगे या उसके नॉर्मलाइजर में आएंगे या उसके सेंटर में आएंगे, किस में आएंगे? इसके साथ कम्यूट नॉर्मलाइजर में आएगा। नॉर्मलाइजर में आएंगे। तो इन्होंने हमसे क्लास नहीं पूछा, क्लास में जरूरी नहीं है कम्यूट करने वाले एलिमेंट्स आए, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने हमसे पूछा है ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट के नॉर्मलाइजर का ऑर्डर जब आप निकाल लोगे तो आपको वो एलिमेंट्स पता चल जाएंगे, या फिर आप बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ दिस एलिमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलो आप। जब हाँ इसका मैम। नॉर्मलाइजर निकलेगा तो वो सारे एलिमेंट्स निकल आएंगे जो इसके साथ कम्यूट कर रहे हैं। अब देखो हम कैसे चालाकी करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता था, ऑर्डर ऑफ जी, हमें निकालना मैम? ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर। सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर अलग है? सेम सेम बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। हाँ मैम। ये एन नोटेशन ज्यादा यूज होती है, सी वाली कम होती है बस। यहाँ पे एन ही यूज हो रही है क्लास के अंदर, तो मैं एन ज्यादातर लिखती हूँ। हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, मैम उसके बाद आप विद्वान बन जाओगे। हाँ, ऑर्डर ऑफ जी बाय एन, ऑर्डर ऑफ एन। हाँ, बस बस सिर्फ इतना करना है आप। क्या आपको ग्रुप का ऑर्डर पता है? बिल्कुल पता है, आप कहोगे। मैं सिग्मा लिख देती हूँ। क्या आपको ग्रुप का ऑर्डर पता है? बिल्कुल पता है, ये वाला आपको निकालना है। क्या आपको क्लास का ऑर्डर पता है? अभी तो मैंने निकालना सिखाया क्लास का ऑर्डर। हाँ मैम। क्लास का ऑर्डर कैसे निकलेगा? जब हमें साइकिल की टाइप समझ में आएगी। पहले साइकिल टाइप ढूंढो, ये कौन सी है S10 के अंदर। ये S10 के अंदर कौन सी साइकिल टाइप बन रही है? देखो 5 है और उसके बाद सारे 1+1+1 टाइप नहीं, ये इस टाइप की साइकिल है S10 में। क्या आप सभी को ये समझ में आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा मेरे को सीधे सीधे बताओ। यस मैम। ये इसका साइकिल टाइप है। हाँ मैम, ये तो समझ में आ गया। तो इसके क्लास के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप सारे निकाल सकते हो। मैंने कहा रोहन एक क्लास में पढ़ता है 8th क्लास में, रोहन की क्लास का सेक्शन मैंने बता दिया 8th A में पढ़ता है। तो अब आप ये नहीं बता दोगे कि उसकी क्लास में और कितने बच्चे पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, स्कूल बता दिया, क्लास बता दिया, सेक्शन बता दिया, सब बता दिया। अब बस उस सेक्शन में कितने बच्चे हैं उस स्कूल में, बस आपको ये जानना है, तो आप बता ही दोगे। अगर आप उस स्कूल में काम करते हो या कुछ कोई आपका है उधर आपका बच्चा हो, क्या पता वो पढ़ता हो, तो आप बता ही दोगे। तो बस ऐसे ही बताना है हमें कि वो इसी फैमिली से बिलोंग करता है और इस फैमिली के कितने एलिमेंट्स हैं, इसकी क्लास में कितने एलिमेंट्स होंगे इस टाइप की फैमिली की वजह से। तो अभी हमने निकाला था इस टाइप की जितनी भी साइकिल्स होंगी, इस टाइप की जितनी भी साइकिल्स होंगी वो कितनी होंगी, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 to the power 1 into 1 to the power 5। चलो मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ। आपको यहाँ से ही काम लेना है ना, सीधे सीधे यहीं पे आओ, इससे आपको बहुत आसानी पड़ जाएगी निकालने में, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए आप क्या बोलोगे? ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए, ठीक है। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे ही सब्सटीट्यूट कर देती हूँ क्लास का ऑर्डर इसी फॉर्मूले में, क्योंकि हमारे पास ये है और हमारे पास क्लास का ऑर्डर भी अभी निकल आएगा। ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में, और एक क्लास का ऑर्डर अभी निकल आएगा। ग्रुप का ऑर्डर, S10 का ऑर्डर, यस 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्लास ऑफ सिग्मा का ऑर्डर निकालना है। सिग्मा की क्लास में कितने एलिमेंट्स आएंगे? अभी हमने देखा था 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 की पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल।
अब तो ये और बढ़िया काम नहीं हो गया, 10 से 10 कटा, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कटा, 5 की पावर 1, मतलब ये कंप्लीट आ जाएगा 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ज़्यादा आपको सॉल्व करने में दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन 8 इसी टाइप के गिवन होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में आ गया ये आंसर, तो फिर आप 120 इंटू 5 करोगे, 600 आ जाएगा आंसर। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आ गया तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा डायरेक्टली सॉल्व। ठीक है, यस मैम। बताओ, पूरा क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये है सबसे ज़बरदस्त एप्लीकेशन। आप एसएन में ये बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ कितने एलिमेंट कम्यूट करते हैं। क्या ये कमाल की बात नहीं है? पहले हमें ये नहीं पता चल पा रहा था। हाँ, बहुत कमाल की बात हम्म? मैम, बहुत कमाल की बात है ये। बहुत कमाल की बात है। तो सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? कहीं भी तो यस मैम। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यस मैम। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये है मतलब सार, कंक्लूजन अगर मैं कहूँ। आप लोग शुरुआत में सोच रहे थे कि क्यों कर रहे हैं हम ये, बहुत इम्पॉर्टेंट थी जो चीज़ हम कर रहे थे। ग्रुप थ्योरी की प्रॉब्लम एक ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड बनाना पड़ता है कोई भी चीज़ करने के लिए। ग्रुप थ्योरी आएगा वो 10-12 नंबर का ही, वो अपना फिक्स है, वो 11-12-13, इससे ज़्यादा नंबर का आएगा नहीं। लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड बहुत चाहिए, वो एक अलग समझ गया। स्टडी